कल्पना कीजिए एक एनजीओ पिछले 20 वर्षों से गरीब बच्चों की पढ़ाई, महिला सशक्तिकरण और बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, लेकिन सरकार एक दिन उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर देती है। विदेशी फंड बंद, बैंक खाते फ्रीज और साथ ही विदेशी फंड से अर्जित की गई संपत्ति भी सरकार ले ले। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? इसी सवाल ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को सबसे विवादित विधेयकों में शामिल कर दिया है। सो गाइज, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस और मैं अमरजीत सिंह आज डिस्कस करूंगा आखिर यह बिल है क्या। क्या सरकार वास्तव में एनजीओज पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है या सरकार नेशनल सिक्योरिटी या ट्रांसपेरेंसी को लेकर इस बिल को ला रही है? आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आखिर ये बिल है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एफसीआरए, यानी एफसीआरए है क्या। देखिए एफसीआरए होता क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही जो है यानी स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद ही जो है हमें जो फॉरेन फंड है वो मिलने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो फॉरेन फंड जब मिले तो उन्हें फॉरेन फंड जो है ले लिया जाता है, ऐसा नहीं है, फॉरेन फंड को डिनाई नहीं किया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एफसीआरए है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हम यहाँ पे ये जानते हैं। देखिए होता क्या है, जब अगर हम एफसीआरए की बात करें, एफसीआरए होता है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ऐसा यानी इसका मतलब ये है कि हम विदेशों से अंशदान ले सकते हैं बशर्ते कि वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को जो है वो प्रभावित ना करे। ठीक है, तो द पर्पज ऑफ दिस लॉ टू एंश्योर दैट फॉरेन फंड्स आर यूज्ड फॉर, कैसे हम एजुकेशन में फॉरेन फंड्स ले लेते हैं, हेल्थ केयर में यानी शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है विदेशी अंशदान आता है भारत में, और साथ ही सोशल वर्क के लिए ये अंशदान आता है। ये अंशदान का जो मीडियम होता है आने का वो मोस्टली होते हैं आपके एनजीओज। क्या होते हैं? एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्थान जो होते हैं आपके, गैर सरकारी संगठन होते हैं। सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता और ये जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। अपनी इंडिपेंडेंसी यानी स्वतंत्रता के लिए ही इनको जाना जाता है। और ये क्या करते हैं कि जब भी इनके पास फंड आता है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट और सोशल वर्क में ये जो है यूज करते हैं, बशर्ते कि ये जो यूज है आपका ऐसा न हो कि इन जो सेक्टर्स हैं इनके लिए फंड आए, लेकिन उसका यूज क्या हो, वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को क्या करने लगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगे। यानी सपोज दैट कि कोई जो है ए नाम का एनजीओ है और जो है वो उसने एजुकेशन के लिए फंड मंगाया और उस फंड का इस्तेमाल कैसे कर रहा है भारत में, भारत में कैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा कि जो है फिर तो क्या करेंगे, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो चाहते ही हैं कि भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता इसको कहते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है, और होते भी रही है कई बार। क्या है कि विदेशी अंशदान अधिनियम जो है ये जो है पकड़े जाते हैं। ठीक है, जो विदेशी अंशदान आते हैं अलग अलग देशों से। यानी एफसीआरए का मतलब है कि एफसीआरए के थ्रू जो है यानी किसी भी एनजीओज को अगर जो है आपका चाइना, यूएसए, यूके, अदर कंट्रीज से जिससे भी जो है फॉरेन फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसे ही अंशदान आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो हमने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर जो है एक जो है लेजिस्लेशन इनेक्ट किया जिसका नाम था एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 1976। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग था, यानी 1976 में पहली बार जो है एफसीआरए को जो है बनाया गया था। फिर धीरे धीरे जो है फर्दर ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसको जो है वर्ष 2010 में इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको टाइट किया गया, यानी उनको क्या किया गया बेटा, सख्त किया गया। तो अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इतने टाइट नहीं है, इसमें और ज़्यादा जो है हमें क्या करना है, और ज़्यादा इनको टाइटन करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब वर्ष 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार इसमें क्या करना चाहती है, यानी इसमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहती है जिनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीजें चलती हैं। तो अभी इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, पहला चेंज जो है इसमें वो ये है, द गवर्नमेंट कैन कैंसिल एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये डिस्प्यूटेड वर्ड है थोड़ा। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि गवर्नमेंट अगर
चाहे तो FCRA लाइसेंस को पब्लिक इंटरेस्ट को बेस मानते हुए, ठीक है, यानी लोक हित को जो है आधार मानते हुए, यानी कोई भी ऐसा अगर विदेशी अंशदान आ रहा है, फॉरेन फंडिंग हो रही है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके आधार पर भी FCRA क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस NGOs या ऑर्गेनाइजेशन का FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्ड है आपका पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें जो सपोर्टर्स हैं वो इसे कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट से बड़ा डेमोक्रेसी में कुछ होता ही नहीं है, डेमोक्रेसी का आधार ही लोकहित होता है, लोकहित के लिए डेमोक्रेसी चलती है। तो सपोर्टर्स का कहना है कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो सपोर्ट में नहीं है, जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी इसके जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है इट्स नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें जो है इन्होंने कहा है कि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अब क्या चीज पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगी, क्या चीज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो जाएगी, ये गवर्नमेंट खुद तय करेगी। अब इसमें आलोचकों का कहना है कि गवर्नमेंट फिर जो है टारगेटेड NGOs जो हैं आपके, उनको क्या करने लगेगी, उनके कैंसिल करने लगेगी रजिस्ट्रेशन। ये किनका मानना है? ये मानना है आलोचकों का कि गवर्नमेंट जो है फिर अपने मनमाने ढंग से जो है NGOs पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो ये आलोचक कहते हैं। साथ ही आलोचकों ने यह कहा कि अगर गवर्नमेंट इस रेगुलेशंस में पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करे कि भाई फला चीज पब्लिक इंटरेस्ट हो सकती है, जैसे अगर हम कोई भी जो है लेजिस्लेशन लाते हैं, कोई भी लॉ इनेक्ट होता है, तो सबसे पहले उसमें सेक्शन 2 पहले होता था कि सेक्शन 2 मेनली परिभाषा के लिए ही होता था, यानी धारा 2 है वो डेफिनेशन बताती थी। तो ऐसे इसमें रेगुलेशंस में जो है वो इसको डिफाइन करे कि ये क्राइटेरिया जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। सेकंड चेंज जो है इसमें ये हुआ है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस इज रिवोक्ड इट्स फॉरेन फंड्स एंड एसेट एक्वायर फ्रॉम दोज फंड्स में कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी इसमें कहा गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई NGOs का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक बार जो है उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसके बाद उसके द्वारा अर्जित की गई जो संपत्ति है वो भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें उसको एक्वायर कर सकती है। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए NGOs पर, आलोचकों का कहना है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है NGOs के ऊपर। तो सेकंड चेंज जो है ये है। अब इसमें थर्ड चेंज है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्यूज रिलीजियस कन्वर्जन, कम्युनल टेंशन और रिलेटेड मैटर्स, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑफ मैनी इजियर देन बिफोर। और साथ ही जो है इसमें थर्ड चेंज ये है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी फॉरेन फंडिंग का जो है यूज, ठीक है, वो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए हुआ है या कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए हुआ है, तो तब भी जो है क्या कर सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर सकती है गवर्नमेंट। इसको लेकर भी जो आलोचक कह रहे हैं कि इसमें फिर जो है टारगेटेड जो चीजें हैं वो होंगी, और साथ ही जो रिलीजियस कंजर्वेशन और कम्युनल टेंशन है उसमें क्या करेगी कि गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि किसी भी जो है पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोगों को या पर्टिकुलर जो है आपका कम्युनिटीज को टारगेट करना, ऐसा आलोचकों का कहना है। तीसरा जो है चेंज ये है। फोर्थ चेंज जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है, जिसको लेकर जो है ये जो बिल है पूरे भारत में जो है इसकी चर्चा हो रही है, इस बिल को लेकर, वो है इफ द गवर्नमेंट विशेज इट कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस लॉ। तो इसको खैर आप समझ ही गए होंगे इसकी लैंग्वेज से कि जो ये बिल है ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, उसकी इच्छा है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें छूट दे सकती है। यानी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका यूज जो है पब्लिक इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं भाई हम इसको जो है कुछ नहीं कहेंगे और ये जो है इनको मिलता रहे अंशदान, तो इसमें ये कहना है आलोचकों का कि आलोचक चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड इसलिए है, या तो सभी के लिए इक्विवेलेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। तो इसमें आलोचक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्लान बना लिया है कि भाई जो है उनका प्लान ये है कि वो जिसको चाहें, यानी फिर वो अपनी जो मनमर्जी के जो लोग हैं, जो सत्ताधारी दल को जो है एक तरीके से देखा जाए फंडिंग करेंगे। तो ये एक तरीके से आलोचकों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो फंडिंग लेने का एक जरिया बन गया है कि भाई चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, आप हमें फंडिंग दीजिए। बहुत सारी बातें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये 4 मेजर चेंजेस जो है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में आपके आए हैं। तो ये है कहानी बेटा। अब हम बात करते हैं कि व्हाई इज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल, ठीक है। अब गवर्नमेंट की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, क्यों इस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। इंट्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने, बस जो है उनको
अभी पार्लियामेंट में जो है ये पास नहीं हुआ है, नहीं लोकसभा में नहीं राज्यसभा में। और अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो इसको जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिक पे भी लागू है, ठीक है। एज ए रेगुलेशंस जो है ये अभी जो है आपका एनफोर्स हो चुका है। द यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग मस्ट बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, यानी उन्होंने कहा था कि जितनी भी फॉरेन फंडिंग होती है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, उन्होंने ये कहा है कि हम इस फॉरेन फंडिंग को पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, पूरे पारदर्शी तरीके से आए। पहला उनका जो है इसमें पक्ष ये है, उनका तर्क ये है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट हैव टू पावर द स्ट्रिक्ट एक्शन, और साथ ही ये चाहती है कि गवर्नमेंट कि हमारे पास क्या है कि अगर फॉरेन फंडिंग का मिसयूज होता है तो गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा पावर नहीं है उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि FCRA अमेंडमेंट बिल जो है उसमें इन्होंने जो क्लोज डाले हैं ये जो है एक तरीके से पावर कर देता है किसको, गवर्नमेंट को एक्शन लेने में, ठीक है। इसमें फिर गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज लाइक ED CBI वगैरह जो भी इनके पास गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उनका बेहतर यूज़ कर सकें फॉरेन फंडिंग को जो है एक तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है उसको रोकने के लिए। द लॉ विल स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, इसी के साथ ही लॉ क्या करेगा, वो देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको मजबूत करेगा, और साथ ही जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेगा, ऐसा जो है मानना है गवर्नमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस बिल को जो है लाना चाहती है, यही ऑब्जेक्टिव है इसका। अब व्हाई इज देयर ओपोजिशन, अब अपोज क्यों हो रहा है, ये अपोज की बातें मैंने बताई, अभी और थोड़ी इसमें डिस्कस कर लेंगे। द बिल ग्रांट्स गवर्नमेंट वेरी ब्रॉड पावर, ये जो अपोजिशन में खड़े हैं लोग ये कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा शक्तियां गवर्नमेंट को दे दी गई है, इससे NGOs की जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। NGO क्योंकि स्वतंत्र रूप से ही काम कर सकते हैं, उनका नाम ही NGO इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका गवर्नमेंट का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और गवर्नमेंट क्या करते हैं, NGO क्या करते हैं, फिर वो जो है अपने हिसाब से जो है चीज़ों को जो है वो करते हैं, चाहे वो भले ही सोशल वर्क करें या गरीब बच्चों की पढ़ाई करें या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो सारे जितने भी जो हैं ये वर्क करते हैं, मेनली सोशल वर्क ज़्यादा होता है इसमें। तो NGOs की जो इंडिपेंडेंसी है और उनकी जो ऑटोनॉमी है उस पे जो है खतरा आ सकता है। द बिगेस्ट कंसर्न इज द यूज ऑफ वर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी ये अपोज कर रहे हैं। द सेकंड कंसर्न इज जो है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपका कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टी की जो जब्ती है, इससे भी है भाई अपने फंडिंग रोक दीजिए, जिसकी संपत्ति को जब्त करना। इससे क्या होगा कि ज़्यादा करके NGOs के जो ऑफिसेज हैं, NGOs की जो संपत्ति है, सारी जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने नियंत्रण में ले लेगी, जिससे जो है NGO को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से दिस कुड अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, यानी जो सिविल सोसाइटी हैं वो क्या काम करती हैं कि जो सोशल सर्विसेज हैं उनको उन पे ऊपर काम करती है। सिविल सोसाइटी की जो भी इंडिपेंडेंसी है NGOs के साथ में वो खत्म हो जाएगी, ऐसा जो है जो ये इसको अपोज कर रहे हैं, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिल को, उनका ये मानना है, ठीक है। अब कुड इट कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यह संविधान के साथ जो है आपका जो है एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन कर सकता है? तो या संविधान की किसी आर्टिकल के साथ इसका कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल है। अगर हम बात करें, सम लीगल एक्सपर्ट से दैट इफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स स्पेशल एग्जेम्पशन टू सम इंस्टीट्यूशन एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन अदर्स, ठीक है। और साथ ही इसमें बात करें, इट कुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर द आर्टिकल 14, और जैसे ही जो है द एंड द राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि आर्टिकल जो 14 है वो हमें इक्विटी बिफोर लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, नहीं राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। वो जो इसके ओपोनेंट है उनका कहना है कि भाई अगर ऐसा ही है तो इन्होंने कुछ चीज़ों को छूट क्यों दी है, यानी कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए छूट दे सकते हैं, जिसको चाहे ना छूट दे सकते हैं। तो छूट देना या छूट न देना सरकार के जो है नियंत्रण में आता है, उसके कंट्रोल में आता है। तो कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, यानी अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, और ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, न्यायिक पुनरीक्षण का सवाल है। तो ये चीज़ें इसमें कही गई है। अगर हम बात करें तो हालांकि इसमें ये है कि अभी फाइनली ये जो है बिल नहीं बना है, तो फाइनली इसमें जो है कोर्ट जो है में जाएगा, वहाँ चैलेंज होगा, वो सारी चीज़ें होंगे। लेकिन हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ये जो लॉ है वो फ्रेम नहीं हुआ है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं है, यानी अंतिम स्वरूप नहीं पता है कैसा होगा। तो अभी तो केवल ये इंतज़ार करना है कि कब जो है हमारा
ये कानून बनेगा, विधेयक बनेगा, और जैसे ही विधेयक बनेगा उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा? अंतिम स्वरूप होगा जब ये इम्पोज होगा, यानी जब इसको लागू किया जाएगा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये जुडिशियल रिव्यू के लिए, यानी न्यायिक पुनरीक्षण के लिए जो है वो हमारी जो सुप्रीम अदालत है उनके पास जाएगा, और उसके बाद जो है इस पर कुछ डिसीजन होगा। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, हालांकि अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के अनुसार अगर हम बात करें तो इसको जो है पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। अब जो है इसकी प्रक्रिया, इसको लीगलाइज करने की जो है प्रक्रिया वो हमारी पार्लियामेंट में होगी, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत होती है, आप जानते ही हैं, जहाँ पे किसी भी विधान को बनाया जाता है। सो गाइज, क्या ये सच में NGOs एंड जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी इंडिपेंडेंसी को खतरे में डाल देगा, या नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ही पक्ष आपके सामने हैं, आप किसके समर्थन में हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।